केमिकल रिएक्शंस में आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इधर बोर्ड की तरफ देखना है और समझना है। जो चीज पूछी जाए उसका जवाब देना है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सिर्फ रिवीजन क्लास के तौर पर इसको 5-10 मिनट के लिए किया जा रहा है, ठीक है। रासायनिक समीकरण में होता क्या है, दो या दो से अधिक क्या होंगे, अभिकारक होंगे। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? और जब वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे तब उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। यही है, यानी समीकरण में रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, वो सिंगल प्रोडक्ट में बन सकते हैं या बाइनरी प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। पहला जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है तुम्हारे यूपी बोर्ड ने लगाया है, वो मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लेकर लगाया है कि मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है। मैग्नीशियम 3 से 4 सेंटीमीटर का तार आता है, शॉप में मिल जाएगा। मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको अगर उस पे काफी लंबे समय तक घर पे रखा है तो ऊपर ऑक्सीडेशन के कारण जंग लग जाएगा, कोरिजन। तो रेगमाल की हेल्प से, रेगमार्क नहीं बोलते, रेगमाल बोलते हैं, उसकी हेल्प से उसको ठीक से साफ करिए। साफ करने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क यानी आग में ले जाइए तो वो जलेगा। जलेगा तो क्या बन जाएगा, MgO यानी राख बन जाएगी। किस कलर में, सफेद कलर में। तो फार्मूला पहला आपके पास क्या बनेगा, Mg कोई वायर है, Mg क्या है, मैग्नीशियम वायर है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया, क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आया? ये तुम्हारे पास देखो वायर था, वायर को जलाया गया तो राख बन गया। यानी इसमें क्या क्या चेंज हुआ, ये बात जरूर ध्यान में रखो। एक तो इसकी अवस्था बदल गई, ये वायर था, वायर से राख में हो गया। तो केमिकल का प्रूफ है, एविडेंस क्या क्या है, क्या क्या प्रमाण है किसी भी समीकरण के होने के। पहली चीज, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। किसमें, चेंज इन स्टेज यानी अवस्था परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था परिवर्तन। बात समझ गए कि नहीं? अवस्था परिवर्तन क्या होता है बेटा? अवस्था परिवर्तन पहले जिस अवस्था में था उसके बाद उसकी अवस्था बदल गई। पहले किसमें था, वायर में था, वायर से किसमें बदल गया, राख में, यानी इसकी अवस्था बदली। तार से जल के क्या बन गया, राख बन गया। यानी पेपर जैसे, पेपर पहले पेपर में है और उसको जला दोगे तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, यानी केमिकल। अवस्था परिवर्तन। दूसरा क्या हुआ, टेम्परेचर भी तो चेंज होगा जलाओगे तो। तार का टेम्परेचर पहले कुछ और रहा होगा, जब जलाओगे तो टेम्परेचर यानी ताप में परिवर्तन दिखेगा, टेम्परेचर चेंज, ताप परिवर्तन। ये एविडेंस है, इनके प्रमाणों के आधार पर आप कह सकते हो कोई भी समीकरण रासायनिक है। अदरवाइज नहीं कि देख लिया ये इक्वेशन रासायनिक। अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये प्रमाण हो जाएगा कि ये समीकरण कौन सा है, रासायनिक है, यानी केमिकल है। अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है कि नहीं, यानी रंग में परिवर्तन या सिर्फ रंग परिवर्तन भी जान सकते हो। और अगला, गैस का निकलना, क्योंकि कोई भी चीज गैस, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, धुआं के रूप में थोड़ी बहुत क्या निकलेगा, गैस का निकलना भी हो जाएगा, गैस का निकलना। नेक्स्ट क्या बनेगा, अवक्षेप। कुछ ना कुछ राख, बाद में राख मिली, इसका मतलब वो क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप का बनना, वेरी गुड, ठीक है। ये 5 एविडेंस हैं जिसके आधार पर कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है सर इस रिएक्शन में ये 5 चीजें, जिसमें भी कम से कम 5 में अगर 2-3 भी हो तब भी मान लेना कि वो क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, दिमाग में जरूर हो, पेपर में दिया भी होगा मैंने असाइनमेंट में, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कौन कौन सी बातें होती है बताइए जरा। अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, हाँ ठीक है। खड़े हो जाओ बेटा, बताओ पांचों परिवर्तन कौन कौन से रासायनिक में होते हैं। अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन,
आप खड़े होइए। कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं? परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। वेरी गुड। आप बताइए। अवस्था परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप। अवक्षेप, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी समीकरण रासायनिक समीकरण है। बैठ। आप बोलो। अवस्था परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप निर्माण। वेरी गुड। और क्या देखें? रंग में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। हाँ, कुछ पॉजिटिव मिल रहा है ना, याद हो रहा ना साथ के साथ? याद हुआ आपको? आप बताइए कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर आप कहेंगे कि रिएक्शन रासायनिक है? अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। ठीक है। आप अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। हाँ, ये पेपर में भी लिखना, अगर रासायनिक समीकरण आए तो ये बताना कि जिसमें ये सारी चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। वेरी गुड। अब इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बताओ सभी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, लिख सकते हो ना बिना देखे ये सारी बातें, ठीक है? उसके बाद बेटा हम इनके प्रकारों में चलेंगे। रासायनिक समीकरण के प्रकार लिखने के लिए बता दिया, इस साइड रिएक्टेंट होंगे, उस साइड प्रोडक्ट होंगे। तो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की? और सब में ये चीजें होनी जरूरी है। किसी में अवक्षेप मिलेगा, किसी में अवस्था बदलेगी, किसी में गैस निकलेगा, किसी का कलर बदलेगा, किसी में टेम्परेचर होगा। तो आप रासायनिक समीकरण के प्रकार का रिवीजन करेंगे और इन चारों रासायनिक समीकरण के प्रकारों में किसी ना किसी का एक का या दो का आना कंपलसरी है बोर्ड के पेपर में, ठीक है? रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार होते कौन कौन से? पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? इनमें बस आप नाम ही ढंग से बोलना सीख लें और एक एक एग्जांपल लिख लें, यही इनफ है। संयोजन अभिक्रिया, इनकी डिफिनेशन अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो केमिकल में जो केमिस्ट्री होती है उसमें आप सिर्फ एग्जांपल लिख देंगे, उतना ही इनफ है, ठीक है? संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। हाँ, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की स्पेलिंग बोलिए। वेरी गुड, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसमें ऊर्जा निकलती है, मिलती है लास्ट में, ठीक है? ऊर्जा मिलने के कारण इनको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि छेप जाना, कहीं पर इकट्ठा हो जाना। तो इसका एग्जांपल जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो CO2 बनेगा और साथ के साथ ऊर्जा भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? इसीलिए ये ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी पूछा जाए तब भी यही। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बता सकते हो कौन सा? मेथेन को जला दो, क्या बनेगा? मेथेन प्लस O2 क्या बनेगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, H2O। हाँ, प्लस H2O पानी निकल जाएगा बाहर, ठीक है? तो ये भी क्या है? बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करोगे तो इधर 4 है तो इधर 2 से कर लो, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, अब काम हो गया, बैलेंस हो गया। ओके? और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं कि ये ऊर्जा देती हैं, देने के कारण इसका नाम क्या बनता है? ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एग्जिस्ट हो रही ना,
एग्जिस्ट का मतलब निकलना, एक्जो का मतलब एग्जिस्ट होना, एनर्जी एग्जिस्ट हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे बाहर हैं वो भी आप लोग ऐसे बेटर तरीके से पढ़ें कि वो भी आने की कोशिश करें जो क्लास में नहीं है। अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि बाकी सभी क्लास जितनी पूरी है वो आ जाएंगी। ठीक है, सपोर्ट करना। ओके, इस बात का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मिलना। ऊर्जा मिल रही है ना यहाँ लास्ट में, इसमें भी ऊर्जा मिलेगी आपको। श्वसन भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का विखंडन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टाइप जो होता है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन को इंग्लिश में क्या बताया गया था बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बताया गया था? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ गए? क्या बोलते हैं वियोजन को? ठीक है, अब इसका मतलब क्या? सिंपल से बात को समझो। वियोजन और यहाँ संयोजन, मतलब यहाँ पर चीजें जुड़ी थी, यहाँ पर क्या होंगी? बिखरेंगी। वियोजन होगा, टूटेंगे। इसके लिए कोई एकल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट, उसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने के बाद वो पार्टिकल क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। 2 and more than 2 प्रोडक्ट्स में, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन। जैसे एग्जांपल आपके उसमें क्या था? फेरस। हाँ, इस पे क्या है फार्मूला? FeSO4। ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट सिंगल रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है। बात देखिए, समझिए, रट के केमिस्ट्री नहीं आएगी, जितना समझ लोगे केमिस्ट्री में अच्छे हो जाओगे। FeSO4 है, इसको आप क्या करो? हीट दे दो। क्या हीट खुद दे रहे हो ना, वहां पर हीट मिल रही थी, संयोजन में हीट मिलती थी, इसीलिए बताओगे कि सर इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोल रहे थे। यहाँ पर हीट क्या हो रही है? देनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ खत्म हो रही पहले ही, एंडोथर्मिक हो गई। क्या होगी? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक। क्या क्या बन जाएगा? एक Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। नाम क्या क्या है इनके? जैसे फेरस सल्फेट है, इसको तो आप दिमाग में बिठा लेना। फेरस सल्फेट सिंगल रिएक्टेंट है, इसको जब हीट मिलता है, जैसे हम इसको ट्रायंगल बना दिए, दैट मींस हीट। क्या है? हीट। हीट को देने के बाद फेरस ऑक्साइड में, उसमें फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक। इसलिए जब फेरस के अमाउंट 3 होते हैं तो फेरिक बोलते हैं, जब फेरस के 4 होते हैं तो फेरस हो जाता है दोनों। एक SO2 है, SO2 का मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 का मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, ये फेरस भी टूट गया। ठीक है, 5 मिनट वेट करना। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्रिया क्या थी? विस्थापन। क्या थी? विस्थापन में आपको इंग्लिश बताया था, इसको बता दिया ना, एंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी है। क्या है? हाँ, पेपर में अगर ऊष्मा शोषी है तब भी आपको यही एग्जांपल लिखना है। क्लियर है? ऊष्मा देनी पड़ती है। वियोजन अभिक्रिया क्या थी? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मतलब इसका? कि जो पावरफुल एलिमेंट होगा, रिएक्टेंट का जो पावरफुल शक्तिशाली एलिमेंट होगा, वो किसी लवण से, लवण का मतलब यौगिक से, उसके एलिमेंट को अपनी शक्ति से हटा देगा, उसकी जगह पे चला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन बोलेंगे। जैसे देखो, आपके पास मान लो कि Fe है और कॉपर सल्फेट के साथ आपने रिएक्शन कर दिया। Fe को कॉपर सल्फेट एक लवण है, उसको Fe के साथ, तो क्या बन जाएगा ये? एक तो तुम्हारे पास FeSO4 हो जाएगा और कॉपर बाहर चला जाएगा, होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? वियोजन अभिक्रिया। एक विस्थापन। एक होता है तुम्हारे पास
द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन का मतलब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इस बार दोनों ही कंपोजिशन होंगे, लवण होंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी अलग अलग पावर के अकॉर्डिंग एक्सचेंज करेंगे। आयनों का एक्सचेंज इसमें होता, ध्यान रखना, किसका? आयन का, प्लस माइनस आयन का एक्सचेंज होता है। एग्जांपल क्या था बोलिएगा? हाँ एग्जांपल देख लो, एग्जांपल और नाम इतना कम से कम तुम्हें दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? क्या क्या होता है? SO4 प्लस हाँ बेरियम सल्फेट BaCl2। अब इसका रिएक्शन कर दो। अगर तुमको पता है कि डबल विस्थापन है, ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है, लवण है, क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन है ना इसमें हाइड्रोजन है। तो मैंने जो तुम्हें एसिड बेस वाला चैप्टर कल कराया था उसमें बताया था कि जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं वो क्या होता है? हाँ एसिड बेस नहीं है, वो सॉल्ट है। अब इसका प्लस वाला आयन किसके साथ जुड़ेगा? कैल्शियम के साथ, तो NaCl बन जाएगा ये। और एक क्या बनाएगा? हाँ BaSO4 यही बनेगा बेटा। ये अवक्षेप है, क्या है? अब यहाँ पर 6 चीजें लिखी थी कि अवक्षेप बन रहा है, तो अवक्षेप बन रहा है इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। और ये क्या है? आ जाओ सर, यहाँ पर NaCl है, क्या है? NaCl नमक बना इसके बीच में। ये रिएक्शन कौन सी है? विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो द्विविस्थापन का मीनिंग क्या है? दोनों ही तुम्हारे पास क्या होने चाहिए? सॉल्ट के फॉर्म में होने चाहिए, यौगिक होने चाहिए। दोनों यौगिकों के जो मेटल पार्ट हैं, जो धातु हैं, उनके नंबर आपस में एक्सचेंज करेंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा। बेरियम वाला सल्फेट के साथ और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ। तो बेरियम सल्फेट का क्या बन जाता है? अवक्षेप। और NaCl सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, नमक है। और इक्वेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या क्या बातें होनी चाहिए बताओ? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये तुम्हारे पास 4 रिएक्शन। और एक टॉपिक और आता है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन बता सकते हो? उपचयन अपचयन कराया है, बताओ। उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज हो, बढ़े, ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना उपचयन है। अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का बढ़ना, क्या कहलाता है? अपचयन। अगर दोनों के पहले अक्षर ले लिए जाएं तो वो रेडॉक्स, क्योंकि इसको इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन। दोनों को जोड़कर रेड ले लिया गया रिडक्शन से, ऑक्स ले लिया गया ऑक्सीडेशन से। रिएक्शन कौन सी बन गई? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में ऐसा एग्जांपल जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन। क्या एग्जांपल है बोलना रेडॉक्स रिएक्शन की? जिसमें दोनों हो रहा हो। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसका रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा बोलो? Cu प्लस मतलब H2O। Cu प्लस H2O, ये बना। यस। अब देखो, अब इसमें किस एलिमेंट के साथ अपचयन हो रहा है, किसके साथ अपचयन वो हो रहा है? रिडक्शन। Cu के साथ अपचयन। Cu के साथ ऑक्सीजन कम हो गया, यानी इसके साथ क्या है? अपचयन। अपचयन। अपचयन का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन कम। हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन बढ़ा, यानी यहाँ पर उपचयन। तो दोनों घटनाएं, ऐसी समीकरण जिसमें दोनों इवेंट एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? समझ गए? एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में और आता है, संक्षारकता। क्या था? संक्षारण। एक संक्षारण था और एक था विकृतंगता। इनके शब्द बस याद रखो, काम हो जाएगा। संक्षारण का मतलब जैसे भी कोई नई लोहे की चीज खरीद के लाते हो तो उसमें बहुत चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद एनवायरनमेंट के संपर्क में आने पर उसमें एक अलग टाइप की लेयर चढ़ जाती है। उसी लेयर को हम यहाँ जंग लगना कहते हैं, कोरिजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोहे पर जो रंग चढ़ता है वो कौन सा होता है? भूरे कलर का रंग होता है, उसको हम कोरिजन बोलते हैं। और लोहे पर जो कलर चढ़ता है उसका फार्मूला ये है Fe2O3
H2O। X में कोई भी मॉलिक्यूल्स आ सकता है, ठीक है, 2 भी 1 भी। तो ये लोहे के जंग का फार्मूला है। और बाकी चांदी के ऊपर जो कोरिजन होगा वो किस कलर में? काले रंग की चांदी हो जाती है। तांबा किस कलर में होगा? हरे रंग की। देखो तांबे को अगर किसी से रब कर दो बिल्कुल अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है ना, प्रीवियस वाले में। विकृत गंधिता क्या है? जिसमें एक वशिष्ठ हाँ, जैसे विकृत का मतलब खराब होना, गंधिता का मतलब दुर्गंध, गंध। गंधिता का मतलब दुर्गंध नहीं, गंध है, स्मेल है। जैसे वसा, घी, तेल जैसी सामग्रियों से बनी चीजें अगर बाहर रख दो हवा में तो कुछ समय के बाद इनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। इससे बचने के लिए हमारे सबके घरों में यूज होता है, हम लोगों ने इसको प्रिजर्व करना सीखा है कि जैसे डिब्बे में रख दिया, कांच की बरनी में रख दिया ताकि ऑक्सीजन उसमें ना जाए, या मिट्टी के घड़े में अचार वगैरह तेल भर के रखा जाता है। तेल रिडक्शन को रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, रिडक्शन बढ़ाता है। यहाँ तक देखो जो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम फॉइल पे रोटी रख करते हो, रोटी जैसे गर्म होती वैसी रहती है, तो रीजन क्या है? ऑक्सीजन उसमें ज्यादा ना जाए और उस लेवल पे नरम के नरम बनी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे तुम्हारे पास वो चिप्स वाला एग्जांपल था, चिप्स वाले एग्जांपल में क्या था कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और जब पैकेट खोल दो पूरे चिप्स खराब हो जाते हैं ना। तो दैट्स ऑल, ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया।